हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक यूपी टेट स्पेशल, या हम ये कह सकते हैं कि टीचिंग का कोई भी आपका एग्जाम होगा, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भी हम टॉपिक रहेंगे हम इसमें कवर करेंगे। और इन सभी टॉपिक को करने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका टेट में जो मैथ का पोर्शन रहता है उसमें बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे। जैसा कि आप लोग अभी तक करते आए हैं कि किसी का मैथ बहुत ज़्यादा वीक होता है और उनके लिए 10 से 12 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने ये सीरीज अच्छे से कर ली जो हम आज से शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आप, मैं मानता हूं अगर ज़्यादा भी वीक है ना तो भी 20 से ऊपर ही जाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से कर लिया तो 25 और 30 के बीच में आप लोग अच्छे से मार्क्स गेन कर लेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी है आपको टेट क्लियर कराने के लिए। क्योंकि अब आपको केवल क्वालिफाई करना है, ना 120 लाने हैं ना 130 लाने हैं। मैं यूपी टेट या रीट की बात नहीं कर रहा, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो हरियाणा हो या किसी भी राज्य का हो सकता है, ठीक है। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो लिया है हमने संख्या पद्धति, क्योंकि यही मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि जो 2019 में पेपर हुआ था इससे 5 क्वेश्चन आए थे और टॉपिक इतना बड़ा नहीं है। अगर हम दूसरे कंपटीशन एग्जाम चाहे वो रेलवे का हो या एसएससी का हो, उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये टॉपिक काफ़ी वाइड हो जाता है, यानी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर यूपी टेट में बात करें तो आज हम इसके कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत काफ़ी है आपके लिए, है ना। यानी 2 वीडियो आपके लिए संख्या पद्धति की काफ़ी है और इससे ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए बात करें संख्या पद्धति की, नंबर सिस्टम, जैसे कि आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं संख्या। तो देखो, अगर हम बात बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, संख्या की बात करें, संख्या का अगर हम वर्गीकरण करें तो संख्या हमारी 2 प्रकार की होती है। संख्या हमारी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है वास्तविक संख्या और दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहां पर होती है काल्पनिक संख्या। यानी ये होते हैं हमारे रियल नंबर और ये होते हैं इमेजिनरी नंबर। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इनको आई से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है -1। इसकी वैल्यू कितनी होती है -1। इतना काफ़ी है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। हम केवल कौन सा पार्ट डिस्कस करेंगे? वास्तविक संख्या वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके जितना भी मतलब इसमें संख्या पद्धति के अंदर क्वेश्चन होंगे या जितना भी हम मैथ करते हैं वो सारा वास्तविक संख्याओं के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या का जो पार्ट है, वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है, वो होता है आपका, सबसे पहले आ जाएगा प्राकृत संख्या, या हम इसको प्राकृतिक भी बोल देते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका पूर्ण संख्या और तीसरा आता है पूर्णांक। तीसरा क्या आता है यहां पर? पूर्णांक। और उसके बाद में जो 4th नंबर आएगा, पूर्णांक के भी अलग अलग पार्ट हैं, वो हम पूर्णांक के अंदर डिस्कस करेंगे। जो 4th आती है आपकी आती है परिमेय संख्या और जो 5 आती है वो आती है अपरिमेय, ठीक है। तो ये 5 आपको पढ़नी है और इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये हम लोग इस चैप्टर में कवर कर लेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है, बेसिक से करेंगे। बस समय की कोई दिक्कत नहीं है। अभी मतलब टेट का नोटिफिकेशन आया भी नहीं है, समय चाहे 2 की बजाय 3 वीडियो लग जाए, लेकिन अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट है जो हम लोग करेंगे। अब देखो, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, नंबर 1 प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो इसके नाम से ही स्पष्ट जैसे हो रहा है कि प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, कि जो संख्या हमको प्रकृति से प्राप्त हुई हो उनको क्या बोलते हैं हम? प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। या फिर इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो प्रकृति की चीजें गिनने के लिए हम जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उनको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। इनको हम, जो ये संख्या होती है हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 यानी डॉट डॉट,
इनका कोई लिमिट नहीं है, ये चली जाती हैं जहाँ तक भी आप तक गिनना चाहो वहाँ तक जाएंगी। लेकिन यहाँ पर बस ये है अनंत तक बोल सकते हैं कि ये अनंत तक होती है, 1 से स्टार्ट होती है। बस ये ध्यान रखिएगा कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। कौन सी? प्राकृत संख्या या नेचुरल संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इसकी खोज की एक साइंटिस्ट थे पाइनोस, जो प्राकृत संख्याओं की जो खोज करी थी वो किसने की थी? पाइनोस जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरा आपका आता है पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं होल नंबर। तो जो भी हमारी प्राकृत संख्या होती है ये तो होती है 1 से स्टार्ट, यानी नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। और पूर्ण संख्या जो होती है इसमें हमारा 0 भी ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, तो ये क्या है, जब हमारा 0 प्राकृत संख्या में ऐड हो जाए, यानी देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, केवल और केवल 0 का। पूर्ण संख्या में 0 ऐड हो गया और प्राकृत संख्या में 0 नहीं है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों को ये 2 चीजें यानी 2 संख्या आपको समझ आई होंगी कि अगर मैं आपसे कहूं कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है तो वो पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट हो जाती है हमारी, और प्राकृत संख्या कौन सी होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या इसलिए भी ये बोली गई है क्योंकि 0 का जो आविष्कार है, भाई 0 जो है ये तो इंसान ने बनाया, आर्यभट्ट ने बनाया। ठीक है, आर्यभट्ट ने इसकी खोज की थी, प्रकृति से हमको 0 नहीं मिला ना, इसलिए ये 0 इसमें काउंट नहीं होता। तो इसकी खोज की याद की मनुष्य ने की है, ये हमें प्रकृति से नहीं मिला। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पूर्ण संख्या में रखते हैं। तो ये बात हो जाती है पूर्ण संख्या की। ठीक है, उसके बाद आता है आपको नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पूर्णांक। इनको बोलते हैं इंटीजर, और इसको डिनोट करते हैं हम जेड से। ठीक है, जब बात करें इंटीजर्स की तो इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? जेहलीन एक वैज्ञानिक हुए हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड से इसीलिए लिखा जाता है जेहलीन। ये जर्मन के थे। कहाँ के थे? जर्मन के। तो इन्होंने इसकी खोज की पूर्णांक की। तो पूर्णांक हमारे जो होते हैं, पूर्णांक हमारे देखो सारे माइनस के नंबर, 0 और जितने भी प्लस के नंबर होते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये होगी कि वो नंबर सारे पूरे पूरे होंगे। ठीक है, डॉट डॉट और ये आ गया तक, यानी जितने भी नंबर होंगे ये पूरे पूरे नंबर होंगे हमारे। इसको अगर हम नंबर लाइन पे डिनोट करें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हमारा 0 आ गया, ये 1 2 3 इस प्रकार से। ठीक है, यानी अगर हम अपने राइट चलेंगे तो ये पॉजिटिव आएंगे और ये क्या आएंगे? निगेटिव। अब इसमें क्या होता है, देखो ये जो पार्ट होता है 0 से आगे वाला यानी ये वाला, तो इसको तो हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो 0 है ये ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ये अपने अलग ही रहता है। इसको बोल देते हैं उदासीन, क्योंकि 0 जो है ना तो धनात्मक पूर्णांक में काउंट होगा ना ही ऋणात्मक पूर्णांक में काउंट होगा। तो इसलिए 0 इंटीजर्स तो है लेकिन ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है इंटीजर्स की। अब आते ही बात के इंटीजर के पार्ट। अब देखो यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना स्टार्ट करो कि अगर मैं बोलूं इंटीजर की, तो एक होता है सम संख्या, और एक होता है विषम संख्या। ठीक है, एक होता है सम संख्या और एक होता है विषम संख्या। तो ये मैं आपको बता देता हूं, वैसे भी आपने पढ़ भी रखा होगा कि जो संख्या हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी जिस संख्याओं को हम 2 से भाग दे देते हैं वो क्या होती है? हमारी सम संख्या। जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 6 18 20, इस तरीके से जितनी भी हमारी संख्या होती है वो कौन सी होती है? सम संख्या। और जो विषम संख्या होती है वो कौन सी होती है? 1 3 5 7। अब बात आती है कि ये तो हो जाती है 1 से और 2 की, लेकिन जो 0 होता है वो भी क्या होता है? सम संख्या में ही लगता है। कौन सा? 0 भी क्या लगता है? सम संख्या में ही होता है। ठीक है, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है जो मैं आज बता रहा हूं, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन होंगे। संख्या पद्धति इतना कंसेप्चुअल सब्जेक्ट मतलब टॉपिक नहीं है, बस उसमें छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको देखना है बस। ठीक है, तो ये हो गई सम संख्या और विषम संख्या की बात।
तो अगर अब मैं आपसे कहूं कि 26 कौन सी संख्या होगी, तो आप तुरंत 2 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, यानी पूरी पूरी कट जाती है, तो वो सम संख्या होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो ये सम संख्या और विषम संख्या की बात हो गई। अब देखो आगे इसमें आता है, अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये जो हम सम संख्या और विषम संख्या है, ये हमारी प्राकृत संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या हम इसलिए नहीं रखते चूंकि प्राकृत संख्या में जीरो नहीं होता, लेकिन हम जीरो को सम संख्या मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूर्णांक में हो जाता है। तो एक बात बताइए, क्या प्राकृत संख्या मतलब ये जो है -2, ये क्या सम संख्या नहीं है? बिल्कुल सम संख्या है। तो ये हमारे इंटीजर के पार्ट होते हैं, ना कि प्राकृत के। ये प्राकृत हमारा बुक में लिखा हुआ होगा, आपको प्राकृत संख्या के अंदर दिया हुआ होगा सम और विषम, लेकिन वो गलत होता है। ये हमारे पूर्णांक के पार्ट होते हैं। चलिए अब मैं बात करूं तो देखो, अभाज्य, ये सब पूर्णांक के ही पार्ट चल रहे हैं, और भाज्य। अभाज्य संख्या हमारी वो होती है जिनका, अब इससे पहले थोड़ी सी एक बात आपको यह समझनी होगी, गुणनखंड। देखो अभाज्य और भाज्य संख्या समझने के लिए गुणनखंड को थोड़ा सा समझ लीजिए आप कि गुणनखंड क्या होते हैं। मान लीजिएगा कि ये हमारी संख्या है एक 9, ठीक है, ये हमारी संख्या है 9, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करने, यानी जितने छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, और वो टुकड़े जो इस संख्या को पूरे पूरे काट दे। देखो 1 से कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, उसके बाद में 4 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी, उसके बाद में अपने आप से ही कटेगी, यानी 9 से। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड। तो अगर हम ये बोलें कि जिस संख्या के 2 गुणनखंड होंगे, तो वो तो होगी अभाज्य संख्या, ना तो 1 और ना ही 2 से ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए, तो वो तो होगी अभाज्य संख्या। अब भाज्य की बात आती है तो ये होती है 2 से अधिक। 2 से अधिक जिसके गुणनखंड होंगे वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2। अब आप कहेंगे कि 1 भी तो है, लेकिन क्या आप मुझे ये बताएंगे कि 1 के कितने गुणनखंड हैं? 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है, वो होता है स्वयं 1। ठीक है, क्या होता है, 1। तो इसलिए हम 1 को ना तो भाज्य संख्या मानते हैं, ना ही अभाज्य संख्या मानते हैं, यानी ये हमारा इससे अभाज्य और भाज्य से बाहर होता है 1। तो सबसे छोटी जो संख्या होगी अभाज्य संख्या, वो कौन सी होती है, गुणनखंड, सॉरी, जो होती है वो होती है 2, क्योंकि इसका 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 हो गया और दूसरा होता है 2, यानी 2 गुणनखंड हो गए इसके। तो ये सब कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई। इसके बाद आती है 3, इसका भी 1 और 3 होते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं भाज्य संख्याओं की, तो जो 4 आती है संख्या, 4 आपकी आ जाएगी भाज्य संख्या में, क्योंकि इसका 1, 2 और स्वयं 4, 3 गुणनखंड हो गए। इसी तरीके से अगर मैं 5 की बात करूं, 5 आ जाएगा अभाज्य संख्या में, और 6 किस में चला जाएगा, 6 आ जाएगा भाज्य में, 1, 2 और 3 और स्वयं 6। इसके 4 गुणनखंड हो गए यहां पर, तो ये कौन सी हो गई, भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो अब आप समझ पाए, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर और इसको बोलते हैं कंपोसाइट नंबर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं, कि जिसके 2 गुणनखंड होंगे केवल वो भाज्य संख्या होगी, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो क्या होगी, मतलब भाज्य संख्या होगी, और जिसके 2 गुणनखंड होंगे वो अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ। अब देखिए, पूर्णांक को आप समझ पाए, पूर्णांक की जो कैटेगरी होती है वो सम विषम भी होती हैं और भाज्य और अभाज्य भी होती है। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे हैं ना, भाज्य और अभाज्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके चैप्टर में। और एक शब्द और आता है आपके लिए, कौन सा, इंटीजर्स के अंदर ही होता है, आप ध्यान रखिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा। एक आपने सुना होगा केवल, सहभाज्य। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आपको कोई भी 2 संख्याओं का जोड़ा दे देगा वो, और दोनों की दोनों क्या होंगी, वे अभाज्य संख्या होंगी। दोनों की दोनों क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। जब दोनों संख्या अभाज्य होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये तो हो गई आपकी बात पूर्णांक की। ठीक है, उसके बाद आपका आता है परिमेय संख्या। क्या आता है उसके बाद, परिमेय संख्या। चलिए इसको साफ कर लेते हैं।
अभी तक आपने क्या समझा? आपने समझा प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, उसके बाद हमने पढ़ा पूर्ण संख्या जिसमें जीरो और ऐड हो गया, फिर हमने पढ़ा पूर्णांक जिसमें कि माइनस वाले भी हमारे ऐड हो गए, ठीक है, 3 हो गए। और पूर्णांक में ही हमने क्या पढ़ा? सम और विषम पढ़ लिया। उसके बाद अभाज्य और भाज्य पढ़ लिया, जिसमें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। तो ये बात आपको 4-5 बातें हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी परिमेय संख्या। देखो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, परिमेय और एक साथ ही पढ़ेंगे हम लोग इसको अपरिमेय, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, परिमेय और अपरिमेय। देखो जब मैं बात करूं परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है कि वे संख्या जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। लेकिन उसके साथ कंडीशन ये होती है कि P और Q दोनों क्या होंगे? ये दोनों पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक हमने पढ़े ना अभी। पूर्णांक कौन से होते हैं? कि जो पूरी पूरी संख्या होती है, चाहे वो माइनस की हो या प्लस की हो, पूरी पूरी, पॉइंटों की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी पूरी संख्या होंगी। अगर P और Q दोनों पूर्णांक होंगे तो हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। या फिर दूसरी आती है कि ऐसी दशमलव संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है इसकी, परिमेय संख्या की। अब बात आती है अपरिमेय संख्या की, कि जिसको P, एक चीज और यहां पर आप क्या लिखेंगे? जो Q होगा ना वो कभी भी 0 नहीं होगा, बस ये और ध्यान रखिएगा आप। 3 चीजें हो गई। P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, P और Q पूर्णांक होंगे लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात कि ऐसी दशमलव संख्या होंगी जिनको P और Q के रूप में लिखा जा सकता है तो वो भी परिमेय होंगी। दूसरी बात अब आती है परिमेय संख्या की, कि जिनको हम P और Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, P और Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। दूसरी बात, ऐसी दशमलव संख्या, क्योंकि संख्या तो दशमलव वाली भी होंगी, इधर भी होंगी और इधर भी होंगी, ठीक है। तो दशमलव की जो संख्या होती है वो भी परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। तो ऐसी दशमलव संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। ऐसी दशमलव संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बताऊंगा कि कैसे। देखो जैसे कि मैं ये कह दूं कि 15/3, तो ये क्या हो गई? आपकी परिमेय संख्या, यानी पूरी पूरी कट जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी पूरी कट जाएगी। लेकिन P/Q यानी P भी हमारा पूर्णांक है और Q भी हमारा पूर्णांक है। लेकिन अगर मैं ये आपसे कहूं 3/2, तो ये क्या है? ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये क्या है? P/Q। लेकिन अगर ये देखो जैसे 2.5 है, इसको क्या बोलेंगे आप? कि ये भी हम 2.5 लिखा हुआ है तो ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। कैसे? इसको P/Q के फॉर्म में तो लिखा जा सकता है ना, तो ये कितनी हो गई? 5/2, तो ये भी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं, यहीं पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, देखो साफ कर लेते हैं थोड़ा सा, कि ये जैसे 0.3 है तो ये तो हो जाएगी परिमेय संख्या। लेकिन अगर 0.333 डॉट 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 है तो ये क्या हो जाएगी? ये भी आपकी परिमेय संख्या होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि क्या, जब दशमलव के बाद किसी अंकों की आवृत्ति होगी तो वो भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं P/Q के रूप में। कैसे? देखो जब भी कोई इस प्रकार की, यानी एक अंक की आवृत्ति बार बार होती है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 3, जिसकी आवृत्ति हो रही है, बटे, और जिस अंक की आवृत्ति हो रही है, यानी एक अंक है तो एक की आवृत्ति हो रही है बार बार, तो हम 1 9 लिख देंगे। अगर हमारा ये इस प्रकार से होता कि 3 4 3 4 3 4, तो हम क्या लिखते? 2 9 लिख देते। तो ये हमारा क्या हो जाता? परिमेय संख्या। समझ पाए ना आप मैं क्या बोल रहा हूं? कि जब हम P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी अंक को तो हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या। अब हमने ये तो P और Q की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन अब कौन सी संख्या हम P और Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते? देखो एक तो होती है, जैसे मैं बात करूं आपसे कि
3 अपॉन, देखो अगर मैं खाली 3 की बात करूं तो जैसे कोई भी संख्या, अगर हमारा कोई भी नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5, वो सभी क्या होंगे, परिमेय संख्या, क्योंकि उनके बटे में हम 1 मान सकते हैं। अगर हमने ये 2 मान लिया तो 2 मान लिया तो इसके बटे में 1 रख सकते हैं ना, तो ये भी P अपॉन Q की संख्या होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं अपरिमेय संख्या की तो ये कौन सी होती है, √2 √3 √5, इस प्रकार से। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कहीं आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिला कि 0.3 4 2 1 4 3 5 7 8 1 3, यानी डॉट डॉट पता नहीं वो कहाँ तक कटता चला जा रहा है, लेकिन कोई संख्या भी रिपीट भी नहीं हो रही है, यानी एक पेयर नहीं बन रहा, चाहे वो 2 का बने या 4 का बने या 4 4 के पेयर बने या 3 3 के बने या सिंगल अंक आता चला जाए, इस प्रकार से कोई आवृत्ति ना हो, तो वो कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अभी आपको समझने के लिए इतना ही काफ़ी है यूपी टेट के या टीचिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि बाकी हम डीपली जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, जो हम आर.एस. अग्रवाल बैच जो चल रहा है हमारा, उसमें पढ़ लेंगे डीपली करके काफ़ी। ठीक है, तो इतना आपके लिए समझना काफ़ी है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। जब P अपॉन Q के फॉर्म में कोई संख्या लिखी जाती है, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी दशमलव संख्या जिन्हें हम, जैसे ये दशमलव संख्या है जिनको हम P अपॉन Q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अपरिमेय संख्या की बात करें तो P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखी जा सके, या फिर जिसका दशमलव के बाद में कोई रिपीटेशन ना हो और वो कंटिन्यू चलती चली जाए, यानी हम जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट ना कर सके, तो ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये तो हो गई संख्याओं की बात। तो अभी तक जो आपने सीखा वो आपने सभी संख्याओं की पहचान करनी यहां पर सीख ली। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि देखो जैसे पाई के 2 रूप होते हैं, एक तो आप पाई को 22/7 बोल देते हैं, एक बोल देते हैं पाई को 3.14। जब ऐसे कोई संख्या लिखी हुई है तो ये तो होंगी क्या, दोनों परिमेय संख्या। लेकिन जब ऐसे अगर आपके एग्जाम में आता है कि पाई परिमेय है या अपरिमेय है, तो ये क्या बोलेंगे आप, अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि देखो ये तो वैल्यू फिक्स है, इनकी वैल्यू तो बिल्कुल फिक्स है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखें तो इसमें भी हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, दशमलव हटा दिया तो ये भी हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में लिख गया। लेकिन P जो पाई की अगर बात आती है तो पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता, ये लगभग इक्वल होता है, यानी लगभग समान होता है, लेकिन इक्वल नहीं होता, क्योंकि इसकी वैल्यू लगभग 3.14 कुछ करके चलती चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमने पाई को अपरिमेय की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, अब देखो तो ये तो हो गई भारत की जो संख्याएं हैं उनको हम किस प्रकार पढ़ते हैं। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन आपका कभी कभी एग्जाम में आ जाता है रोमन संख्याओं के आधार पर, किसके, जो हमने आपने पढ़ा भी होगा और आप यूज भी करते हैं, रोमन नंबर। ठीक है, इसको आपने पढ़ा भी होगा और यूज भी करते हैं, लेकिन इसके लिखने के थोड़े से रूल होते हैं, वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। कभी कभी कोई संख्या लिखने के लिए आ जाती है। चलिए, देखो इसको आप अच्छे से जानते हैं कि ये क्या होता है, ये हमारा होता है रोमन गिनती में 1। ठीक है, एक होता है ये, एक होता है, इसको ऐसे मत लिखो, सीधे सीधे हम मतलब I V और उसके बाद में आता है X। अभी तक आप लोगों ने ये पढ़े होंगे, लेकिन इससे आगे क्या आता है, L, फिर आता है C, फिर आता है D और फिर आता है M। समझने का प्रयास ये करिए कि देखो इसको तो बोलते हैं हम 1, इसको बोलते हैं 5, इसको बोलते हैं 10 और इसको बोलते हैं 50, इसको बोलते हैं 100 और इसको बोलते हैं 500 और इसको बोलते हैं 1000, यानी 1000। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके ये वाले नंबर हैं 5 वाले, B, L और D, जो ये नंबर हैं ये कभी भी रिपीट नहीं होते, ये कभी भी रिपीट नहीं होते। और ये जो नंबर हैं इसको हम थोड़ा सा ऐसे देखेंगे। देखो जो एक, ये वाला और ये वाला, ये जो नंबर बचे हुए हैं हमारे 4, ठीक है, 4 नहीं, इसको M को काउंट नहीं करते अभी, ये जो 3 नंबर बचे हुए हैं, यानी ऐसे यहाँ लिख लेते हैं
फर्स्ट और दूसरा बच जाता है एक्स और ये बच जाता है आपका डी, नहीं डी नहीं सी, सॉरी सी। तो इसको हम केवल और केवल जब भी कोई अंक लिखेंगे तो 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार रिपीट हो सकता है ये बस। और इनकी जो ये जो बचे हुए हैं बी, एल और डी, ये हमारे केवल एक ही बार आते हैं। कोई भी अंक अगर हम लिखेंगे तो ये केवल एक ही बार आएंगे। और ये जो है आई, एक्स और सी, यानी 1, 10 और 100, ये 3 बार आ सकते हैं, उसके बाद नहीं आ सकते, केवल और केवल 3 बार। एक चीज, एक इंपॉर्टेंट रूल और है। आप इसमें देखो 2 रूल हो गए, एक तो हो गया आपका ये, दूसरा हो गया आपका ये। एक रूल मैं और आपको बताऊंगा कि ये जो आता है आपका बी, एल और डी, बी, एल और डी, इसको हम क्या बोलते हैं? 5, 50 और 500। थोड़ा सा ये समझिएगा कि अगर मुझे 50 लिखना है तो आप सीधे सीधे ये लिख देंगे एल। लेकिन मैं आपसे कहूं कि 40 लिखना है, देखो जो रिपीट वाले रूल है ना, वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कहां फॉलो होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 40 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे 40? भाई ये तो हो गया, आपने लिख दिया एल, एल लिख दिया वहां पर। जब हम घटाते हैं कोई भी संख्या, यहां पर लिख लेते हैं, जब हम कोई संख्या घटाते हैं, मतलब अगर एल में से हमें कोई संख्या घटानी है तो देखो पहले तो हमने एल लिख लिया। अगर हमें इसमें से कोई संख्या घटानी है तो पहले लिखेंगे, और कितनी घटानी है? ये 10 घटानी है। तो इसमें से हमने x अगर हमने पहले लिख दिया यानी बाईं ओर लिख दिया, तो इसका मतलब है कि वो संख्या उसमें से कम हो रही है। तो ये कितना हो गया? 40। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर 40 ना लिख के मुझे 30 लिखना है, 40 ना लिख के मुझे यहां पर 30 लिखना है, तो आप क्या कहेंगे? तो आप ऐसे कभी नहीं कर सकते। क्यों? सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि ये 3 बार रिपीट तो होगा, 3 बार रिपीट तो होगा, लेकिन इसका एक रूल ये कहता है कि जब इनको, ये जो है इसको नहीं, इसी को लिखते हैं आई, एक्स और सी को, कि जब ये घटाने के लिए यूज होते हैं, जब ये घटाने के लिए यूज होते हैं तो केवल और केवल एक बार आते हैं। ठीक है, जब ये घटाने के लिए यूज होते हैं तीनों तो केवल एक बार आते हैं। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। आप क्या यूज करेंगे? हम यहां पर 3x यूज कर लेंगे, क्योंकि हमको ये दिया हुआ है कि हम ये 3 बार रिपीट कर सकते हैं। हमने 3 बार रिपीट कर लिया। लेकिन अगर हम ऐसे लिखना चाहें कि l में से 2 बार हमने 20 घटा दिया, तो हम ये नहीं लिख सकते। तो आप ये 3 रूल याद कर लीजिएगा, 1, 2 और 3। क्या कि जब घटाने के लिए हम यूज करेंगे तो ये केवल एक बार आएंगे, लेकिन वैसे इनकी आवृत्ति बाद में, यानी इसकी आवृत्ति 3 बार हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूं कि 30 लिखना है तो ये आप सीधे सीधे 3 बार इसको रिपीट कर देंगे। लेकिन जब आपसे कहूं मैं कि 30 मुझे एल की फॉर्म में लिखो, तो आप ये लिखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा आपको समझ आ रहा है। एक आध संख्या और लिख लेते हैं हम, 1-2 संख्या और लिख के देखेंगे तो थोड़ी सी चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे कहूं 80, तो 80 आप कैसे लिखेंगे? देखो हम लिखते हैं सेंचुरी, सेंचुरी हम यहां लिख लेते हैं, तो ये क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका 100 हो गया। अब मैंने आपसे ये बोला है कि x जो अगर यहां पर घटाने के लिए x यूज करूं 2 बार, तो ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इसको रिपीट करने के लिए अगर हम पहले घटाते हैं तो केवल एक बार घटा सकते हैं, 2 बार नहीं घटा सकते। अगर जोड़ने की बात करें तो जोड़ने में 3 बार कर सकते हैं, घटाने में 1 बार और जोड़ने में 3 बार। किसको? 1 x और एक और था ना हमारा, ये था हमारा l, सी, सॉरी एल नहीं सी, एल वाला तो है 50 वाला, यानी एल, डी और था वी। ये तीनों हमारे कभी रिपीट नहीं होते। क्या आपने ऐसा देखा है कि इस प्रकार से लिखा हुआ कोई अंक? अगर मैं आपसे कहूं 10 लिखो तो क्या आप डबल बी लिखोगे? कभी नहीं लिखोगे, क्योंकि 10 का हमारा एक अलग साइन आ जाता है x। ठीक है, तो
ये अगर मैं कहूँ 80 लिखने के लिए, तो 80 कैसे लिखेंगे? 80 आप लिखेंगे कि हमने पहले 50 लिख लिया L, उसके बाद में हम 3 बार आवृत्ति दे सकते हैं, यानी 3 बार रिपीट कर सकते हैं x को, 1 2 और 3, ये आ गया। तो ये क्या हो गया 80। अगर यहां पर मैं कहूं 90 लिख दो, तो 90 आप कैसे लिखेंगे? C लिख दिया उसके, क्योंकि इसके बाद में एक बार और रिपीट नहीं कर सकते, 4 बार हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन 90 कैसे लिखेंगे? C आपने लिख दिया, यानी सेंचुरी 100, और इसमें से 10 हमने कम कर दिया पहले, क्योंकि एक जब हम घटाते हैं तो एक बार रिपीट कर सकते हैं ना, तो एक ही बार हमने लिखा, तो ये हमारा 90 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से रोमन के भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा रोमन पद्धति भी, और जो हमारी भारत की संख्या पद्धति थी वो भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी आपको ऐसा लगा कि हाँ कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से प्रयास करूंगा ये सब बताने की, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जितने भी हम यूपी टेट के पर्पज से हम क्वेश्चन करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो सारे क्वेश्चन अब अच्छे से कर पाएंगे अगर आपने ये सब सीख लिया तो। यानी अभाज्य, भाज्य, सम, विषम और पूर्णांक के ये पार्ट होते हैं, तो ये तो हो गया पूर्णांक का पार्ट। फिर एक होता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। गिनी चुनी चीजें बताई यहाँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा किया, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।